नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम 32वीं बिहार न्यायिक सेवा आयोग की परीक्षा का जो परिणाम आया है और उसमें 25वां रैंक है। इनका नाम है सौम्या और इन्होंने कैसे सफलता अर्जित की है, तो हम इस पे बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि शादी के बाद, क्योंकि आज के तारीख में शादी के बाद लोग सोचते हैं कि अब इनका करियर ख़त्म हो गया, ख़ास करके महिलाओं को लेकर के। तो इस शादी के बाद इन्होंने तैयारी की और तैयारी के बाद कामयाबी हासिल हुई है। तो हम इस प्रकरण को समझने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप अपना पहले पूरा परिचय बता दिए। मेरा नाम सौम्या है। मेरा जन्म पटना में हुआ था, लेकिन मेरे फ़ादर की पोस्टिंग झारखंड में थी, तो मेरी स्कूलिंग रांची से कंप्लीट हुई। फिर मेरा मैंने एनएलयू पटियाला पंजाब से किया। 2016 से 21 का बैच था मेरा। फिर उसके बाद 2021 दिसंबर में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद ही मतलब मेरी तैयारी कॉलेज के दौरान ही शुरू हो गई थी। मेरे कॉलेज में एक्सपोज़र बहुत था, एक्सपीरियंस बहुत था, तो इंटर्नशिप्स के दौरान ही ये मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे जुडिशरी की ही तैयारी करनी है। तो थर्ड ईयर से अपने कॉलेज प्रोफ़ेसर्स के हेल्प से मैंने तैयारी शुरू की थी और उसके बाद फिर बीच में ब्रेक लग गया था, थोड़ा-सा बड़ा ही ब्रेक लग गया था, 1 साल लगभग का शादी के पहले से शादी के बाद तक। उसके बाद फिर सबके सपोर्ट से फिर मैंने तैयारी अपनी रीस्टार्ट करी और फिर बीच में मैंने एलएलएम भी किया। 2024 ही में मेरा एलएलएम भी कंप्लीट हुआ और साथ में मैं तैयारी कर रही थी और ये मेरा बिहार का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो शादी किस साल हो गई थी? 2021 में और दिसंबर में। और एलएलबी की जो पढ़ाई थी कब कंप्लीट हुआ? 2021 जुलाई में। अच्छा, जुलाई में 21 में कंप्लीट हुआ जी, और शादी उसके बाद शादी हो गई। जी। तो शादी के बाद पढ़ाई में जो दिक्कतें आती हैं, उसको आप किस रूप में देखती हैं? शादी के बाद ये दिक्कत पहले तो आपको आता है कि आपका मेंटल फ्रेम पूरा का पूरा चेंज होता है। आप एक फैमिली से दूसरे फैमिली में जाते हैं, तो आपको चीज़ों को और परिस्थितियों को समझने में समय लगता है और सेल्फ डाउट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस सोसाइटी भी आपको इस नज़रिए से, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली रिलेटिव्स भी आपको ऐसे देखने लगते हैं कि जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि आपका करियर अब ख़त्म हो गया है। तो उन सबको नज़रअंदाज करके अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ना पड़ता है और ऑफ़ कोर्स उसमें आपका जो फैमिली है, जो आपके साथ रह रहा है, आपके इन-लॉज़, उसका सपोर्ट का फुल नीड होता है कि वो आपको आपकी ज़रूरतों को, आपके सपनों को समझे, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो वो आपकी ज़रूरतों को कितना समझ पाए? नहीं, वो शुरू से ही उनको शादी मैं इस मामले में बहुत लकी थी कि मैं इन फैमिली को बहुत पहले से जानती थी। तो मुझे एक इस बात का भरोसा था कि भले मेरी शादी हो रही है, बट मेरे इन-लॉज़ अच्छे हैं और वो मेरा भरोसा कायम भी रहा क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी ये भरोसा था क्योंकि वो लोग भी बहुत पहले से मम्मी-पापा इनको जान रहे थे। तो पता था कि हम सही घर में बेटी की शादी कर रहे हैं। तो इसीलिए वो भरोसा कायम रखा। वो लोग शुरू से इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। मेरी मदर इन लॉ हमेशा से बोलती थी कि नहीं, पहले जॉब ले लो, फिर कुछ और सोचना, पहले जॉब कर लो, तो फुल सपोर्ट था। तो किस तरह का सपोर्ट सासू माँ का अगर सपोर्ट जानना चाहें लोग, तो किस तरह का सपोर्ट करते थे? जैसे आपको जो घरेलू काम है, तो हाँ। उसमें हाथ बटाना पड़ता था या क्या? थोड़ा बहुत मैं अपनी मर्ज़ी से जो करूँ वैसे वो मुझे डाँट के भगा देती थी किचन से कि तुम जाओ पढ़ाई करो, तुम अभी मत करो, तुम्हारा समय बाद में आएगा, तुम करना। तो वो मुझे बैठा के खिलाने से लेके हर चीज़, वो मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो किचन में भी वो कुछ करती थी तो धीरे से करती थी कि हम, क्योंकि मेरा है बीइंग बीइंग अ बहू, हमको लगता था कि नहीं, हम उठ के चले जाएँ, हम भी मदद करें। जी। तो अगर वो कुछ किचन में करती थी तो हम चले जाते थे, हाथ बटाते थे, तो फिर वो कहती थी नहीं, अब तुम चली जाओ, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो ये इस तरीके का सपोर्ट उनका मतलब रहता था। बेटी वाला फीलिंग आया? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मुझे पसंद है, अगर मेरा कोई फ़ेवरेट है फूड है, अगर हम पढ़ रहे हैं, बहुत देख रही है कि बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, तो वो भी बना के खिलाना, तो वो सब चीज़ रहता था। और फादर इन लॉ का? फादर इन लॉ का भी फुल सपोर्ट रहता था। कभी-कभी ऐसा रहा है कि मेरी मदर इन लॉ यहाँ नहीं रहती थीं। बीच-बीच में किसी कारणवश उनको रांची रहना पड़ता था। तो अगर मेरे फादर इन लॉ भी अकेले भी आते थे और हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं, तो वो ज़रूर से मुझे हेल्प करने या फिर सपोर्ट करने या फिर ये कहने कि ज़्यादा मत करो।
तो वो भी कभी टिपिकल फादर इन लॉ तो बिल्कुल नहीं है कि परेशान करना। वो हमेशा सपोर्ट किए, बेटी की तरह ही हमेशा रखे और मतलब अगर हम पढ़ते थे तो मेरा रूम बंद कर देना, सब कर देना कि इसको डिस्टर्बेंस ना हो। वो पूरा एनवायरनमेंट हमको ये लोग प्रोवाइड करते थे। सास-ससुर के साथ अच्छा रिलेशन में, बहू का अच्छा रिलेशन में, बहू का भी बड़ा रोल होता है। तो आप उसको कैसे टैकल करती थी? आप उसको कैसे मेंटेन करती थी? देखिए, मेरे हिसाब से सब किसी भी रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बातों को साझा करना, शेयर करना। अगर आपके मन में कोई फीलिंग्स है, तो अगर मैं कुछ फ़ील कर रही हूँ, अगर मैं वो उसको क्लियरली अपने सास-ससुर के सामने रखती हूँ, तो वो लोग भी उस बात को समझते हैं और ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग हो पाता है। या फिर अगर मुझे लगता है कि वो कुछ फ़ील कर रहे हैं, तो मैं ज़बरदस्ती पूछते रहती थी कि क्या हुआ? अगर मुझे लगता था कि मम्मी का मूड ऑफ है, तो क्या हुआ मम्मी? कोई टेंशन की बात है? ताकि बात करके रिलेशन और बॉन्डिंग बना रहे। तो मेरा यही हमेशा से शुरू से रहा कि मुझे ट्रांसपेरेंसी रहे रिलेशनशिप जी। में और आपस में दोनों का समझ बना रहे कि अच्छा। बात करके कि तो कोई जज बहू बनने के बाद क्या प्रतिक्रिया आया उनको? बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। मेरे तो मेंस ही निकलने के बाद बहुत खुश हो गए थे वो लोग। फिर मैंने बोला कि अभी थोड़ा इंटरव्यू हो जाने दीजिए। बट वो लोग थे कि हमें तो पता है कि तुम्हारा हो जाएगा लेकिन फिर भी मतलब बहुत खुश हुए, सब हमको लोग लगता बहुत है खुश। मेंस होने के बाद काम थोड़ा और लिबर्टी मिल गया होगा। नहीं, हाँ, वो नहीं मतलब हाँ, वो रहा। वह मतलब वो हर तरीके से सपोर्ट रहा और पति डेफ़िनेटली का किस तरह का सहयोग मिलता रहा? पति तो बैकबोन की तरह है। उनके बिना तो शायद कुछ भी मुमकिन नहीं था। मतलब वो उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि हर कदम पे मेंटली पढ़ाई में, इमोशनली कभी ब्रेकडाउन भी होता है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। जी। आपको एक फ्रेंड चाहिए हमेशा शेयर करने के लिए कि आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा फ़ील कर कर रहे हैं। तो उसमें भी, पढ़ाई में भी और मतलब एक गाइडेंस के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे, हर तौर पे मतलब वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मतलब उनके लिए मतलब उनके सिलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि अब ये सेलेक्ट हो जाए, मतलब ये बहुत बड़ा सपना हो गया था। तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। पढ़ाई में मेरी हमेशा मदद करते थे, जो सब्जेक्ट्स में मुझे लगता था कि बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे कॉन्सेप्ट्स, उसमें वो मुझे पढ़ा देते थे। वो इंटरव्यू के टाइम पे लास्ट 10 दिन, 15 दिन एवरीडे वो मेरा मॉक इंटरव्यू लेते थे। तो ये सब चीज़ में वो बहुत सपोर्ट किए। पति-पत्नी वाला नहीं, गुरु-शिष्य वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसा ही था मतलब डाँट भी सुनती थी, अगर नहीं कुछ कहीं गड़बड़ कर रही हूँ पढ़ाई में, तो वहाँ डाँट भी सुनती थी और डर भी लगता था कि कोर्ट से आएँगे तो पूछेंगे कि आज कितना पढ़ी हो? तो उसमें थोड़ा डर भी लगता था कि अगर किसी दिन कम पढ़ाई हुई तो आज पूछेंगे तो क्या जवाब दूँगी? झूठ नहीं बोल पाती थी। तो उसमें वो वाला एक रहा है। बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। अच्छा। अच्छा, सफलता का एक कॉमन सवाल रहता है कि सफलता का अगर मूल मंत्र लोग जानना चाहें, समझना हुँ। चाहें तो वो क्या रहा? सफलता का मूल मंत्र तो ये है कि पहले खुद पे विश्वास, दूसरा ईश्वर का साथ मुझे लगता है और मतलब कड़ी मेहनत तो बिल्कुल है ही, वो तो उसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन कड़ी मेहनत के साथ-साथ मतलब एक फ़ोकस या एक कंसिस्टेंसी, कड़ी मेहनत 1 दिन, 2 दिन करने से कभी नहीं मिल सकता है। आपको लगातार आप 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना आपका ऐसा होना चाहिए कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तभी आप वो पा सकते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए, लगातार आपका चाहे आप रोज़ 12 घंटे ना पढ़ें, रोज़ 10 घंटे ना पढ़ें, पॉसिबल भी नहीं, ह्यूमन बॉडी इंसान थक जाता है, माइंड थक जाता है। आप बहुत फ़ोकस होके पढ़ रहे हैं। मेरे साथ क्या था कि मैं बचपन से मेडिटेशन भी करते आई हूँ। मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया है कि मैं विहंगम योग की शिष्या रही हूँ बचपन से। अ, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के द्वारा ये फाउंडेड है। तो बचपन से ही माँ-बाप ने ये सिखाया कि मेडिटेट करो तब पढ़ने बैठो, मेडिटेट करो तब पढ़ने बैठो। तो एक ये आदत हो गई, तो 6 घंटे की पढ़ाई भी 10 घंटे की पढ़ाई वाली होती थी कि 6 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं, तो वो फ़ोकस ऐसा रहता था कि वो आउटपुट 10 घंटे ये वाला होता था। मेडिएशन का काम था। हाँ, ये ध्यान करने का काम ये होता है कि जब आप ध्यान साधना करते हैं, लगातार करते हैं ना, तो आपका माइंड इतना फ़ोकस रहता है जब आप पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता है, इधर-उधर की बातों से
मन एकाग्रचित होके रहता है। तो जब आप फ़ोकस होके पढ़ते हो तो आप 6 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो आपका आउटपुट 10 घंटे वाला है, 12 घंटे वाला है। तो आपको सच में 6 घंटे पढ़ के लगेगा कि चलो अब आज के लिए हो गया। तो वो मेरे हिसाब से मेरे अ, जर्नी में इसका इन बहुत बड़ा रोल था कि मैं हमेशा मेडिटेट करती थी सुबह-शाम और फिर ही पढ़ने बैठती थी। जब भी कभी घबराहट भी होती थी तो भी आँख बंद करके 2 मिनट मेडिटेशन ही कर लिया करती थी और अपने गुरु को याद कर लिया करती थी। तो उससे मुझे एक बहुत मार्गदर्शन और शक्ति बहुत मिलता था। मेडिटेशन से कहने का मतलब कि स्मरण शक्ति या फिर जो दिमाग में जो और कचरा है, वो एक तरह से दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉडी के लिए आजकल योगा करिए, हम लोग योगा डे भी मनाते हैं। तो माइंड के लिए भी एक योगा बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा सोचता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। तो हमारे माइंड से भी कचरा बाहर निकालने के लिए कोई मेथड होना चाहिए ना। तो ध्यान साधना एक वही मेथड है कि जब हम ध्यान साधना करते हैं, जब हम बैठते हैं तो हमारे माइंड का, हमारे इमोशंस में जो भी कचरा है, गुस्सा है, घबराहट है, द्वेष है या फिर हमारा मन भटकता है, ये सब चीज़ कंट्रोल होता है मेडिटेशन करने से, ध्यान करने आपका से। रूटीन क्या रहता था पढ़ाई का? मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं कोशिश करती थी कि मैं सुबह नहाने से पहले, सुबह का दिनचर्या शुरू होता है उससे पहले सुबह के कुछ आवर्स में पढ़ लूँ, ताकि मतलब मैं योगा भी करती थी बीच में, फिर लास्ट में जब मेंस का बहुत रिग्रेस होने लगा तो फिर वो सब छूट गया। लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं योगा पर डे करूँ, उस मैं उठने के बाद योगा करूँ, मेडिटेशन करूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। सुबह 1 डेढ़ घंटा भी, 2 घंटा भी सुबह के टाइम पे अगर पढ़ लेती थी, तो लगता था कि दिन का शुरुआत सही हो गया है। अच्छा। उसके बाद फिर उठ के घर का जो भी काम है, ये कोर्ट जाते थे तब तक घर का काम, ब्रेकफ़ास्ट ये वो, अपना काम ये सब निपटा के 11 बजे तक वापस एक सेकंड शिफ्ट में पढ़ने बैठती थी कि 11 से 2 ऐसे करके इस टाइम पे पढ़ लिया, फिर 2 बजे लंच वगैरह करके सो गई। फिर एक स्लॉट निकला शाम में 4 से 6, फिर ये कोर्ट से आते थे, फिर उस टाइम पे एक ब्रेक ली और फिर एक डिनर से पहले का स्लॉट निकला। तो 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे करके, बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स नहीं, अच्छा। ताकि मतलब इनका रूटीन और घर के बाकी सदस्यों के रूटीन के साथ एक मैच करके कि घर पे भी जैसे 2 बजे एक फ़िक्स टाइमिंग है घर पे खाना खाने का, तो उस टाइम 1 बजे एक बार उठ गई। तो तो वैसे करके 2-2 ढाई-ढाई घंटे करके मेरा स्टडी ओवरऑल आवर्स रहता 8 से 10 घंटे। 8 घंटे, 10 घंटे तो मैं ऑनेस्टली मैं नहीं कभी खींच पाई। अच्छा। 8 घंटे ही पढ़ पाती थी मैक्सिमम, 6 से 8 घंटे। अच्छा। लेकिन मेरा ये था कि कंसिस्टेंसी था, कि ये नहीं है कि अब किसी दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, और हफ्तों-हफ्तों किसी ऐसे दिन खूब निकल पढ़ गए रहे और हैं। किसी दिन खूब पढ़ रहे। 8 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़ रहे तो रोज़ उतना पढ़ रहे। अच्छा। ये है कि अगर कहीं जाना है तो भी पहले पढ़ लिए कि थोड़ा ज़्यादा कवर कर लिए। मुझे मेरे हस्बैंड भी हमेशा बोलते थे कि अगर कभी कहीं जाना है तो किसी दिन ज़्यादा पढ़ लो। उस दिन उसमें भले कभी ज़्यादा खिंच गए, लेकिन अदरवाइज़ 6 से 8 घंटे। बाकी जो समय बचता होगा, तो उसमें तो घर परिवार का काम में भी हाथ बटाते होंगे। जी, जी। हाँ, घर परिवार में भी जैसे मतलब कुछ भी है, अ, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह में या फिर डिनर के टाइम पे या शाम में चाय-नाश्ता सब देखती थी मैं, ऐसा अच्छा। नहीं। हुँ। अपना परिवार के बारे में पूरा परिचय बता दिए एक बार। मेरे पापा का नाम संजीव कुमार सिन्हा है, मेरी मम्मी का नाम स्वाति सिन्हा है। मेरे पापा पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुए हैं खूंटी से। जी, जी। रांची में काफ़ी दिन तक पोस्टेड रहे थे तो हम लोग रांची में ही रह गए और मेरी मम्मी डीएवी स्कूल में टीचर रही हैं। अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया वॉलंटरी हेल्थ रीज़न्स की वजह से। दोनों और मेरे मेरे एक बड़े भैया हैं, वो इंजीनियरिंग करके आईआईटी कानपुर से एमबीए करके अभी पीडब्ल्यूसी में जॉब कर रहे हैं जी, जी। बैंगलोर में और मेरी भाभी भी जॉब कर रही है बैंगलोर में। तो ये मेरी फैमिली है। मेरे मम्मी-पापा भी बहुत ही ज़्यादा मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए बचपन से ही। मेरी मम्मी का फ़ोकस बचपन से ये रहा कि मतलब हमें कुछ बनो, कुछ बनो, कुछ बनो। बहुत मेहनत की मम्मी
पापा हम लोग के ऊपर, हम लोग को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो बहुत मतलब बहुत बड़ा सपना मम्मी का भी था जो ये पूरा हुआ। अ, और मेरे फादर इन लॉ जयकरण सिंह और मेरी मदर इन लॉ नीता सिंह, मेरे हस्बैंड प्रतीक सागर सिंह। अ, इ मेरी मदर इन लॉ हाउसवाइफ़ है, मेरे फादर इन लॉ एक बिज़नेसमैन है और मेरे हस्बैंड भी एक जज हैं। जी, जी, और ठीक। मेरी एक सिस्टर इन लॉ भी है अच्छा। मतलब इनकी बहन हुँ। प्रज्ञा सिंह, और उनके हस्बैंड भी हैं पंकज सिंह, जी, जी। वो मर्चेंट नेवी है और प्रज्ञा सिंह हाउसवाइफ़ है। जी, जी। तो इस सफलता पे आपकी माँ की क्या प्रतिक्रियाएँ थी? मेरी मम्मी तो मेरे परिवार वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, बहुत आनंदित होके रोने भी लगे थे। क्योंकि इसके लिए सब कोई बहुत ज़्यादा अ, शुरू से प्रयासरत था कि नहीं तुम पढ़ते रहना, तुम छोड़ना मत, शादी के बाद भी पढ़ते रहना, करते रहना, हमेशा समझाते रहते थे हमको। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा आनंदित हुई। कि जज को लेकर के जो था, ये पिताजी को देख कर के था या ससुराल आने के बाद हुआ? नहीं, नहीं जज का मुझे शुरू से ही था। मेरे पिताजी को देख के मैंने लॉ का फ़ील्ड चूज़ किया था। पापा से हमेशा डिस्कशन होते रहता था, तो लॉ में इंटरेस्ट आ गया था। पापा जब लॉ की एंट्रेंस दे रहे थे क्लैट, तब पापा बहुत बैठा के पढ़ाते भी थे, हिस्ट्री हो या लॉ के सब्जेक्ट्स हो, तो पापा ने भी बैठा के मुझे बहुत पढ़ाया है। और जज तो मेरी मम्मी सबसे पहले ही बोल दी थी जब लॉ ले रहे थे कि बेटा जज बनना। तो एक तरह से कहीं न कहीं पता नहीं मम्मी का सपना था जो मेरा सपना बन गया और फिर वो पूरा भी हो गया। दोनों परिवार के बारे में अगर एक लाइन में कुछ बताना हो तो क्या बताएँगे? कि मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला और फिर मेरी ऐसे परिवार में शादी हुई। तो कुल मिलाकर अभी सौम्या सिंह से हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो इनका जज बनने का जो सफ़र रहा और शादीशुदा बहू का जज बनना अपने आप में एक मायने रखता है, चूँकि कॉमन सी बात है कि जो एक अवधारणा बनी हुई है कि शादी के बाद लोगों का करियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा सोचते हैं तो ये उदाहरण है कि देखिए कैसे वहाँ से भी सर्वाइव करके कुछ अच्छा किया जा सकता है। धन्यवाद।